आइए अजीत सिंह जी पधारिए। जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम सो कॉल्ड, जैसे अभी भाई साहब ने बताया, इस समय मुझे बाबा रामदास के नाम से जाना जाता है, पहले अजीत सिंह के नाम से जाना जाता था। और आज जो हम जिन समस्याओं और जिनके समाधान पे जो चर्चा करने जा रहे हैं उस पे क्लैरिटी आएगी यदि मैं अपना एक ब्रीफ सा परिचय आप लोगों को दे दूं। वैसे कितने लोग हैं जो मुझे पहले से जानते हैं? मतलब वेरी फ्यू ऑफ यू, 10-15-20 लोग हैं, तो उनको तो किसी परिचय की जरूरत नहीं है। पर जो लोग नहीं मुझे जानते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आई वॉज एन आर्मी कैड, मेरे फादर आर्मी में थे, मेरा जन्म लालन पालन डिफरेंट मिलिट्री कैंटोनमेंट्स में हुआ और केवीज में पढ़ाई हुई, 10वीं तक पढ़ाई की मैंने। हमारे घर में स्पोर्ट्स का शौक था तो आई बिकेम अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन। उसके बाद कालांतर में मैं NIS में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में, वहाँ पे कोच बन गया, लेक्चरर बन गया। फिर मैंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एज अ कोच नौकरी करना शुरू कर दी। मेरी पहली पोस्टिंग जो थी पटियाला के बाद यहीं दिल्ली में हुई थी, नेहरू स्टेडियम में। और नेहरू स्टेडियम में दिल्ली की 3 महीने की भाग दौड़ भरी जिंदगी और सुबह 9 से शाम 6 बजे तक केंद्र सरकार की नौकरी से मुझे यह समझ में आ गया था कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस। और 3 महीने बाद सब मैंने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि चल बिल्लो चलें। तो उन्होंने कहा कहाँ चलेंगे? मैंने कहा गांव चलेंगे। तो अब मेरा बेटा था 5 महीने का था शायद, यस। मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा, हम लोगों ने दिल्ली से अपने बैग्स उठाए। तो जब ट्रेन आधे रास्ते पहुंच गई तब मेरी पत्नी ने कहा कि गांव जा तो रहे हैं, करेंगे क्या? मैंने कहा यार कुछ भी कर लेंगे, किसी की नौकरी नहीं करेंगे। तो तब हम गांव चले गए और उसके बाद 17 साल तक मैंने और मेरी पत्नी ने पेड़ के नीचे बिठा के बच्चों को पढ़ाया। और उन 17 सालों में मेरी पत्नी ने मुझसे कभी ये नहीं पूछा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं या क्यों कर रहे हैं। वो शी वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन जालंधर, पंजाब। और हमारे गांव में सब उस जमाने में तो लालू और सॉरी मुलायम और मायावती की सरकार थी, तो बिजली आती ही नहीं थी। तो उस एरा में हमने 17 साल तक गांव के डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर, वाराणसी से आगे, गाजीपुर यूपी, ईस्टर्न यूपी में, तो सब पेड़ों की छाया में हमने 17 साल तक बच्चों को पढ़ाया। और ऐसे 2-4 बच्चे नहीं होते थे, मतलब इट वॉज ए फुल फ्लेज्ड स्कूल। एंड आई एम प्राउड टू से कि द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल, he is a lieutenant colonel today in army. अब तो ख्याल कर्नल होने वाले होंगे, लेफ्टिनेंट कर्नल आशुतोष सिंह, द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ दैट स्कूल। और उसके अलावा कम से कम 100 डॉक्टर्स का तो मैं नाम जानता हूं जो उस गुरुकुल व्यवस्था से पढ़ के आए। और अच्छा, तो कोई कमर्शियल एंगल तो था नहीं, एंड देयर वर नो कमर्शियल फोर्सेस टू गवर्न अस या डिक्टेट अस, एंड वी वर नॉट आंसरेबल टू एनीबडी। एंड कोई लाल फीताशाही हमारे पर लागू हो नहीं रही थी, क्योंकि हम तो तब तो हम पेरेंट्स को सबसे पहले एक बात बोल देते थे कि भैया डिग्री नहीं मिलेगी, मार्कशीट नहीं मिलेगी,
सिलेबस कोई नहीं होगा, सिर्फ नॉलेज मिलेगा और हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि क्या पढ़ाते हो, क्यों पढ़ाते हो, कैसे पढ़ाते हो, ये तो पढ़ाते ही नहीं हो। मैंने कहा जिसको ये सवाल पूछने अपना बच्चा ना भेजे। फिर तब 17 साल के बाद हम लोग के जब अपने बच्चे बड़े हो गए, चूंकि हमारा पूरा पहलवानों का परिवार था तो हम लोग पंजाब शिफ्ट हो गए। फिर नाउ दीज डेज फॉर द लास्ट 17 years माय वाइफ इज वर्किंग एज द प्रिंसिपल ऑफ कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल इन डिस्ट्रिक्ट कपूरथला, पंजाब। अच्छा, जब मैंने अपनी पत्नी से शादी की थी तब मैंने उनसे पहले दिन बोल दिया था कि 25 साल आज मेरी उम्र है, 25 साल गृहस्थ जीवन में रहूंगा, 50 साल की उम्र में वानप्रस्थ ले लूंगा। तो 50 साल की उम्र में जब वानप्रस्थ लेने गया तो मेरे गुरुजी ने मुझे दीक्षा नहीं दी। तो मैंने कहा आप दें चाहे न दें, हम तो वानप्रस्थी हो गए। तो पिछले जो लोग फेसबुक पे मुझे जानते हैं, तो जब पिछले साल मुझे दीक्षा मिली तो लोगों ने पूछा कि तब मैंने ये वस्त्र बदले। तो मेरे मित्रों ने पूछा कि आपको तो वैसे इसकी जरूरत थी नहीं, आप तो 8 साल से पिछले वानप्रस्थी का ही जीवन जी रहे हैं। मैंने कहा चलो एक फॉर्मेलिटी थी वो पूरी हो गई। तो मेरे बहुत से मित्र हमेशा मुझसे पूछते हैं कि हाउ कुड यू डू इट। मतलब लोग गांव छोड़ के दिल्ली आते हैं, आप दिल्ली छोड़ के गांव चले गए। लोग खेती बाड़ी या गांव छोड़ के दिल्ली में नौकरियां ढूंढते हैं, प्राइवेट नौकरियां करते हैं, आप पर सरकारी नौकरी छोड़ के गांव चले गए। हाउ कुड यू डू इट। अब जब मैंने वानप्रस्थ ले लिया है तो अब सभी मित्र मुझसे पूछते हैं हाउ कुड यू डू इट। आप इतना मतलब लग्जरी वाला जीवन या ऐसे आराम की जिंदगी छोड़ के आप वानप्रस्थ में आपको कैसा लग रहा है। तो ना पिछले दिनों तुफैल भाई मेरे आश्रम गए थे। मैं आपको बता नहीं सकते कितना मस्त जीवन है और कितना आराम का जीवन है। मैं हमेशा खासकर दिल्ली वालों से पूछता हूं कि हाउ कुड यू डू इट यार। मैंने कहा आप दिल्ली में सारी जिंदगी बिता दी आपने। अच्छा, जिस दिन मेरी यहां अपॉइंटमेंट हुई थी उसके साथ ही मेरे एक मित्र और थे, वो आज भी उसी ऑफिस में काम करते हैं नेहरू स्टेडियम में। तो मैं अक्सर उनसे मिलता हूं, तो मैं हमेशा उनसे पूछता हूं कि हाउ कुड यू डू इट यार। मतलब तुमने अपना एक जीवन बिता दिया। मतलब एक जीवन, मनुष्य का जीवन। सुबह 7 बजे घर से चलते हो, ऑफिस आते हो, सारा दिन सफर पे बैठते हो, सारी जिंदगी सैटरडे संडे की वेट करते हो, मंडे को फिर सुबह सैटरडे इवनिंग को तुम्हारा डिप्रेशन शुरू हो जाता है कि यार कल फिर मंडे है। और मैंने कहा हाउ कुड यू डू इट। तो आज जो हम समस्या और समाधान की बात करने यहां आए ना, तो आई थिंक जो समाधान है ना, वो मैंने ये अपना इंट्रोडक्शन इसलिए दिया कि इससे हमारा समाधान निकलेगा। मेरा एक ही बात कहना होता है कि इफ आई कैन डू इट, एनीबडी कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो अब चूंकि हमने सारी जिंदगी एजुकेशन के फील्ड में काम किया, इनफॉर्मल एजुकेशन के फील्ड में काम किया और किसी मजबूरी में नहीं किया। हमारी आज शिक्षा व्यवस्था की जो सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी समस्या है, वो ये है कि लोग मजबूरी में टीचर बन रहे हैं। हम शौक से टीचर बने थे, टीचिंग वॉज अवर पैशन। और सरकारी नौकरी छोड़ के, दिल्ली का जीवन छोड़ के हमने टीचिंग को अपनाया। तो हम किसी मजबूरी में टीचर नहीं बने थे, इसलिए वी एंजॉयड टीचिंग। उसके बाद 17 साल तक उस गुरुकुली व्यवस्था में पढ़ाने के बाद, अब जब चूंकि फॉर्मल एजुकेशन, पिछले 17 साल से मेरी पत्नी जो है कैम्ब्रिज इंटरनेशनल की प्रिंसिपल हैं, वो करोड़ों रुपए की एक इन्वेस्टमेंट के बाद की व्यवस्था है।
फिर हमने जब जो मैंने अपना जीवन जिया और जो मैंने महसूस किया कि आज भारत की जितनी भी समस्याएं हैं उसके मूल में ये है कि हम भारतीय खुद को जानते ही नहीं, खुद को पहचानते ही नहीं, और हमारे दिमाग में ये बात भर दी गई है कि हम तो बड़े गरीब लोग हैं, हम तो बड़े उजड़ गंवार लोग हैं, हम तो 1000 साल गुलाम रहे हैं, हम तो सपेरों बीन बजाने वालों का देश है। आज आप पंजाब चले जाइए तो पूरा पंजाब जो है, सुबह रात को 2:30 बजे बताया जाता है कि अमेरिकन एम्बेसी के सामने रात को 2:30 बजे लाइन लग जाती है और हम अमेरिका से वीजा की भीख मांगते हैं। मैं जब पंजाबियों से बात करता हूं ना कि आप क्यों अपना देश छोड़ के जा रहे हैं, तो हर पंजाबी लड़का यही कहता है, ओ नहीं इत्थे कुछ नहीं रखा, इत्थे कुछ नहीं हैगा। तो मैं बोलता हूं यार तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अच्छा, वो जैसे ही कनाडा जाता है 15 दिन बाद अपने घर वालों को बोलने लगता है, वो इत्थे कुछ नहीं रखा, तुसी उत्थे बहुत सही है। बाई गॉड, 15वें दिन पछताने लगता है कि अरे यार कहां आ गया, बाई गॉड। उसके अच्छा, जब तक वो इंडिया बैठा है तब तक उसे बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वो समझता है कि मैं यहां नरक में पड़ा हूं, स्वर्ग तो वहां है। जैसे ही उस सो कॉल्ड स्वर्ग में जाता है तब उसको समझ में आता है कि अरे यार मैं कौन सा स्वर्ग छोड़ के आ गया यहां। फिर जब वो अपने घर वालों से बोलता है ना कि अरे भूल के आना मत यहां, तब तक वो बेचारे फंस चुके होते हैं, क्योंकि एक आदमी को भेजने में 30 से 35 लाख रुपए का कर्जा लेके, जमीन बेच के, हवेली गिरवी रख के उन्होंने अपना लड़का भेजा है। एंड दिस फर्मली बिलीव कि यहां कुछ नहीं है, वहीं स्वर्ग है। तो वो 35 लाख का जो कुचक्र है ना, फिर वो लड़का सोचता है कि यार किसी तरह ये 35 लाख रुपए कमा लूं। घर वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं कमा ले, वहीं सेटल लो, पीआर ले ले, हमको भी बुला ले। अच्छा, फिर जब ये वहां पहुंच जाते हैं फिर इनको लगता है कि अरे यार ये तो सही कहता था, ये किस नरक में आ गए हम। तो तब ये कुचक्र चल रहा है जिसमें जो लोग इस कुचक्र में फंस रहे हैं उनको ये पता ही नहीं है कि वो किस स्वर्ग में रह रहे हैं। और आपका कितना गौरवशाली इतिहास है, आप किन पुरखों की संतान है, हमें पता ही नहीं है। एक बात बताइए ना, वो भेड़िया बालक था, उसको पता नहीं कैसे वो जंगल में चला गया था या भेड़िए ले गए थे क्या था, तो वो सारी जिंदगी पला, उसको पता ही नहीं था कि वो आदमी की संतान है। मोगली तो खैर वो एक काल्पनिक चरित्र है, वो भेड़िया बालक बोलते थे उसको। हाँ, तो उस भेड़िया बालक को यह पता ही नहीं था कि वो मनुष्य की संतान है। आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमें पता ही नहीं है कि हम किसकी संतान है। और अगर हमें यह बता दिया जाए कि हम किसकी संतान है, हम हैं कौन, क्यों, तो सारी समस्या का हल हो जाएगा ना। अब तब बात यह कि चूंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूं, तो एक आशा के किरण जो आज हमें दिखाई देती है, अभी आप लोगों को शायद बहुत से लोग जानते होंगे, जो हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है ना, इस वक्त उस पर अब वो बन चुकी है, पूरा ड्राफ्ट बन चुका है, सब कुछ हो चुका है। और इस सत्र से, ये जो आज 1 अप्रैल है ना सर, आज से स्कूलों में उस नई शिक्षा नीति का शुभारंभ हुआ। और शब्दों पे मत जाइएगा, मैंने पिछले 3 महीना शिक्षा नीति को बाकायदा स्टडी किया है और भारत सरकार द्वारा जो ट्रेनिंग्स एंड वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की गई हैं, मैंने और मेरी पत्नी ने उनको अटेंड किया है, स्टडी किया है। और हम तो चूंकि 17 साल गांव के उन बच्चों से जिनको कभी जिंदगी में पेंसिल चप्पल नसीब नहीं हुई, उन बच्चों को 17 साल, और पंजाब के सबसे संपन्न घरों के बच्चों को 17 साल, कुल 34-35 साल का दोनों सिस्टम्स को स्टडी करके आए ना। तो वी बेटर अंडरस्टैंड द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ द
इंडियन सोसाइटी। तो सब मैं एक बात आपको अश्योर करना चाहता हूं कि आज से भारत पुरातन गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था की ओर लौट रहा है। आज का दिन याद रखिए। और मैं पूरी जिम्मेवारी से यहां इस मंच से खड़े होकर यह बात कह रहा हूं कि आज से शिक्षा में गुरुकुल प्रणाली, गुरुकुल वाली व्यवस्था शुरू होने जा रही है। अब इसका मतलब आपको ये मत लगाइएगा कि सारी बिल्डिंग्स ढा दी जाएंगी और वापस जंगल और पेड़ उगाए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब द इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट गोइंग टू चेंज, बट द सिस्टम इज गोइंग टू चेंज। देखिए, अभी 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में सर थॉमस मुनरो से एक जो डॉक्यूमेंटेशन की जो शुरू हुई थी शुरुआत, उसके बाद सर विलियम जोन्स और इन सब लोगों ने मैकॉले तक आते आते जो किया, तो वो ये लिखते हैं, उस रिपोर्ट में है जो कि आज भी ब्रिटिश आर्काइव्स में मिल जाती है, इंडिया में भी है, कि 18th और 19th सेंचुरी में 7 लाख गुरुकुल फंक्शनल थे भारत में। तो 7 लाख। तो मैंने, आई डोंट टेक थिंग्स ऑन फेस वैल्यू, आई ऑलवेज आई गो फॉर लॉजिक। तो मैंने पूछा, मैंने कहा एक मिनट बताना जरा, पॉपुलेशन क्या थी? लगभग 20 करोड़, मतलब अखंड भारत की, वर्तमान बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया की पॉपुलेशन क्या थी? लगभग 20 करोड़। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 18th सेंचुरी। तो अब मैंने कहा 20 करोड़ लोगों में 7 लाख गुरुकुल, मैंने कहा कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो उन्होंने पूछा डिवाइड करना जरा, 20-22 करोड़ लोगों में जरा 7 लाख को डिवाइड करो। 250 लोग आए। तो उन्होंने कहा यार बड़ी भीड़ रहती होगी गुरुकुलों में। 250 लोगों पे एक गुरुकुल, तो बड़ा भीड़ भाड़ वाला माहौल रहता होगा। मुझे बात समझ में नहीं आई। तो उन्होंने कहा भैया हमारे गुरुकुलों में सिर्फ वेद उपनिषद नहीं पढ़ाए जाते थे, हमारी पूरी व्यवस्था। अच्छा, एक और बड़ी गलतफहमी जो है लोगों को कि इंडिया वॉज नेवर अ एग्रेरियन इकोनॉमी, इट वॉज एन एग्रेरियन सोसाइटी। हम कृषि प्रधान देश थे, पर कृषि हमारी इकोनॉमी नहीं थी। यस, नोट इट। हमारे देश में कृषि उत्पाद जो डायरेक्ट होते थे उनका विक्रय वर्जित था, वो सिर्फ बार्टर होते थे। वो इकोनॉमी क्या थी? और यह भी कहा गया है, यह भी रिकॉर्डेड है कि टोटल वर्ल्ड जीडीपी का 33, कुछ लोग 42% बोलते हैं, पर टोटल वर्ल्ड जीडीपी का 33% शेयर इंडिया के पास था। और एक तरफ आप कह रहे हैं कि एग्रेरियन इकोनॉमी थी नहीं। तो कहते यस, वी वर ए मैन्युफैक्चरिंग सोसाइटी, वी वर अ मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी। और हिंदुस्तान का पूरा समाज किसी न किसी काम के सृजन में लगा था। हमारी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी थी। हमारे समाज का जो सबसे सो कॉल्ड सबसे लोअर तबका था, वो भी चमड़े के बहुत बड़े एक्सपर्ट्स थे। चमड़े की टैनरी, चमड़े का शोधन और चमड़े का क्या क्या प्रयोग करना है, इसका भी गुरुकुल था। और हमारे यहां कोई भी आर्ट, कोई भी साइंस, कोई भी कला गुरुकुल व्यवस्था से, गुरु शिष्य परंपरा से बड़े बुजुर्ग अपनी आने वाली संततियों को ट्रांसफर करते थे। एंड इन इंडिया द लर्निंग वाज ऑलवेज बाय डूइंग, बाय एक्सपीरियंस। तो
कहते हैं कि गांव का जो सबसे बड़ा बुजुर्ग होता था वो भी अपने से जूनियर्स को आजीवन सिखाता था। हमारी मेटलर्जी, मैं पिछले करीब 10-15 साल पहले अपने राजस्थान के एक मित्र के पास गया था, तो वो रजवाड़ा फैमिली के थे, तो उन्होंने ना मुझे एक कटार दिखाई। तो वो कहता है आपने सुना होगा कि वो एक कटार होती थी जो कि रानियां खुद भौंक के जो है जौहर मौका पड़ने जरूरत पड़ने पे आत्महत्या कर लेती थी। तो कहते तो मुझे विश्वास नहीं होता, मैंने कहा नोबडी कैन किल हिमसेल्फ, ऐसे नहीं। मैं तो उन्होंने मुझे एक कटार दिखाई भाई साहब, और कटार जब उन्होंने खोली तो वो आगे से उसका मुठ था वो इतना चौड़ा था ऐसे ही, और वो इतनी लंबी थी, और जो उसकी और धीरे धीरे पतली होती 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 वो नोक एकदम पतली इतनी लंबी हो गई थी। और जो उसका आखिरी पॉइंट था, मैंने अपनी जिंदगी में इतना शार्प सरफेस नहीं देखा। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये लगभग 250 साल पुरानी। तो मैंने कहा यार हमारे पूर्वज 250 साल पहले हमारी मेटलर्जी, हमारी मेटल साइंस इतनी विकसित थी। वो बताते हैं कि आई थिंक जिंक या कौन सा धातु है वो आज तक अंग्रेज जो है वो 1300 डिग्री से नीचे नहीं उसको एक्सट्रैक्ट कर पाते, उसको शोधन कर पाते। इंडिया में 600 डिग्री पे कर लेते थे। वो हमारे जो कीर्ति स्तंभ बने हुए हैं 13 जगहों पे हैं, ये कुतुब मीनार वाला, कहते वो हजारों सालों से खड़े हैं, आज तक उन पे जंग नहीं लगा। ऐसी देयर वर मोर देन 100,000 सॉरी नॉट 100 thousands ऑफ साइंसेस एंड आर्ट्स जो कि भारत में थी, और इन सब को ट्रेनिंग की, शिक्षण की एक व्यवस्था थी, और वो सब इन्हीं गुरुकुलों के माध्यम से चलती थी। और हर कला का एक गुरुकुल, कहते एक एक गांव में 10-10 20-20 गुरुकुल होते थे, और हर कला का जो गुणी था, जो विद्वान था, वो आने वाले बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को अपनी कला ट्रांसफर करके जाता था। और हिंदुस्तान का एक भी व्यक्ति खाली नहीं बैठता था, वो कितना ही बुजुर्ग हो या एकदम छोटा बच्चा हो। मतलब ये हमारे एजुकेशन सिस्टम थे जहां पे रोट लर्निंग की कोई व्यवस्था नहीं थी, और ये व्यवस्था हजारों सालों से, लाखों सालों से चली आ रही थी इस देश में। तो इसमें सब ये मिलावट कब पैदा हुई है? मात्र 100-150 साल पहले, है ना। और आज हम क्लर्क पैदा करने वाला सबसे बड़ा देश दुनिया का बन चुके हैं, और हमको ये सिखा दिया गया है कि नहीं हम तो जंगली लोग थे, हम तो सपेरों का देश है, और यहां पे हैं, और हमने मान लिया उस चीज को। तो नई एजुकेशन पॉलिसी में रोट लर्निंग नाम की चीज पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। अब 3 साल से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे, जैसे आजकल हम लोग प्ले स्कूल चलाते हैं, तो सब पेरेंट का दुराग्रह क्या होता है कि भैया मैं 3,000 रुपये महीना तनख्वाह देता, सॉरी सैलरी, फीस देता हूं, तो आपने मेरे बच्चों को एबीसी अब तक नहीं सिखाई। हम कहते नहीं जी अभी 3 साल का बच्चा है, इसको भी पेंसिल नहीं पकड़ानी है, इसको और आई और हैंड कोऑर्डिनेशन, ये और दुनिया भर की एक्टिविटीज हम कराते हैं। बोले नहीं, वो फलाने स्कूल में तो उन्होंने 5 कलर्स नेम याद करा दिए, 1 to 100 तक गिनती सिखा दी है, आप भी सिखाओ। तो ये पेरेंट का दुराग्रह है। वो कहता है कि नहीं एलकेजी के बच्चे को भी लिखाओ पढ़ाओ, और गुरुकुल पद्धति कहती है कि हमें एग्जाम लेना ही नहीं, हमें रटने की हमारे यहाँ व्यवस्था ही नहीं है, हमारे यहां क्लास अपग्रेड होगी ही नहीं। आप सीखते जाओ। अभी आप मूर्तिकला में आपने हाथ साफ कर रहे हैं, आप जैसे जैसे आपका हाथ साफ होता जाएगा आपकी मूर्ति अपने आप बताती रहेगी कि आप किस लेवल के हो, कौन सा। अच्छा एक बात बताइए ना, एक उस्ताद अपने चेले को कोई एक कला सिखा रहा है, और वो रोज उसके सामने बनाता है, वो रोज उसका सुधार करता है,
दिन भर वो काम करता है, उसको एग्जाम लेने की जरूरत है? आप बताइए। पर हमारा वर्तमान एजुकेशन सिस्टम क्या है कि किसी भी तरीके से रटो और परीक्षा पास करो। नई शिक्षा नीति में रटने और परीक्षा पास करने, परीक्षा देने की व्यवस्था ही समाप्त की। अब मैं नहीं कह रहा हूं कि कल ही समाप्त हो जाएगी, आने वाले 5 सालों में आप देखेंगे कि ये पूरा सिस्टम बदल चुका है। और छोटे बच्चे को सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग 3 से लेकर 6 साल तक। 6 साल के बाद बच्चा फर्स्ट क्लास में जाएगा, पहली से लेकर 5वीं तक अगेन जो भी पढ़ाई है पूरी की पूरी तरह एक्टिविटी बेस्ड है, और अक्षर ज्ञान कराकर भाषा और विभिन्न साइंसेस का प्रैक्टिकल नॉलेज देना है। ब्लैक बोर्ड पे थ्योरी और वो रटाना क्वेश्चन और वो एग्जाम लेने वाली व्यवस्था इस 1 अप्रैल से समाप्त है। और सबसे बड़ा चेंज, कक्षा 1 से विद्यालय को हर बच्चे को संस्कृत पढ़ने का ऑप्शन देना है। पहले ये ऑप्शन सेंट्रल बोर्ड में और बहुत सारे बोर्ड में 6th क्लास में होता था। आज से अगर आपका बच्चा स्कूल में कहे कि मुझे संस्कृत पढ़नी है, तो कक्षा 1 के छात्र को विद्यालय को संस्कृत पढ़ानी पड़ेगी। इसलिए जो लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं ना, इनके लिए बता रहा हूं, आने वाले समय में संस्कृत टीचर्स की बहुत बहुत बड़ी डिमांड आने जा रही है। तो भैया अगर सचमुच नौकरी ही करनी है तो संस्कृत पढ़ लीजिए। आने वाले भारत में संस्कृत की बहुत बड़ी डिमांड निकलने वाली है। इसके अलावा इतिहास, अब कल एक सज्जन थे, वो इतिहास की किताबों को लेकर बहुत ज्यादा उद्वेलित थे। हमें नहीं मानते, पहले ये बताओ इतिहास की बुक चेंज की कि नहीं की, इतिहास की बुक चेंज की कि नहीं की। मैंने कहा इतिहास ही चेंज कर दिया तो बुक चेंज करने की बात ही नहीं आती। तो बोला क्या मतलब? अरे कहते यार तुमको सबसे बड़ी समस्या तो ये मेडिवियल हिस्ट्री से आती है ना, मध्यकालीन भारत के इतिहास में ना अकबर महान था कि नहीं था। तो वो कहते अब प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाया जाएगा बच्चे को। वैदिक कालीन भारत का इतिहास पढ़ाना है, उसमें तो कोई डेल्यूशन है नहीं कहते उसमें नहीं है। तो आपको सारी समस्या ये पिछले 300-400 साल के इतिहास में ज्यादा है ना। कहते वो पूरे करिकुलम में एक आध चैप्टर कोई हो जाएगा उसका। पहले तो इतिहास में पूरा फोकस ही मध्यकालीन भारत पे था ना। हाँ, 1526 से इतिहास भारत का शुरू होता था, है ना। तो वो उन्होंने कहा कि नहीं, आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाइए। तो तब पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को में आमूल चूल परिवर्तन लाने का काम कर दिया गया है। आज से शुरू है। आज से टीचर्स को वर्कशॉप्स लग रही हैं। मैं आज की बात बता रहा हूं। इस वक्त आज इस समय मेरी पत्नी और उनके सारे टीचर्स बैठ के एक वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं कि कल से आपने अपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है। मैं आज की रिपोर्ट दे रहा हूं आपको। अभी मेरी थोड़ी देर पहले जब हम लंच कर रहे थे, मेरी पत्नी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि इधर हमारी भी वर्कशॉप चल रही है कि आपने बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो मुझे ना एक छोटा सा किस्सा याद आता है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का एक व्याख्यान हम लोग सुन रहे थे, तो वो एक बड़ी मजेदार बात बताते हैं कि आपने कभी ध्यान दिया है कि धोती में सर जेब नहीं होती, धोती में जेब नहीं होती, और अंग्रेज की जीन्स में 12-14 जेब होती है। क्यों? आप बताइए। सोचने की बात है कि नहीं है कि अमेरिकन काउबॉयज की जीन्स में 14 जेब क्यों है? तो कहता है यार, एक में ब्रेड रखता था, एक में कारतूस रखता था, एक में चक्कू रखता था, एक में कुछ और खाने पीने रखता था, एक में कुछ रखता था, एक में
अब प्लास और ये सब रखता था। क्यों? खानाबदोश का जीवन जीता था। कहते हिंदुस्तानी खानाबदोश का जीवन नहीं जीते थे ना। हम बेहद उन्नत सोसाइटी थे। कहते हमें हर रोज अपना अड्डा, हम पिंडारी थोड़ी ना थे, हमें अपना अड्डा हर रोज नहीं बदलना होता था। इसलिए हमारी धोती में, हमारी उसमें कभी जेब की हमें जरूरत ही नहीं होती थी ना। कहते भैया हम ठग और पिंडारियों की नस्ल नहीं है। और ठग और पिंडारियों ने हमको यह समझा दिया कि हम उजड्ड हैं, हम अनपढ़ लोग हैं, हम फाइन आर्ट्स नहीं जानते। अच्छा, वो कहते हैं कि आपको मालूम है कि अंग्रेज जो है आज से कुछ साल पहले तक 100 और 1000 तक की गिनती जानते थे, 100 and 1000। तो उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद उनको समझ में आया, जैसे जैसे उनकी साइंस डेवलप हुई, कि यार ये 1000 से तो काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा ओके 10,000। तो कहते नहीं यार 10,000 से भी नहीं काम चल रहा। तो उन्होंने कहा कि 100,000। तो फिर कहते नहीं इससे भी काम नहीं चला। तो 100,000 अच्छा 100,000 100,000 100,000 है। तो उन्होंने कहा ऐसे 100 से काम नहीं चलेगा। तब उन्होंने बड़ी मजबूरी में मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन बनाए। अरे साहब, हमारे यहाँ तो इतनी बड़ी संख्या थी, करोड़ खरब पद्म नील, और मुझे तो पूरी याद तक नहीं है। वो कहते हैं कि इतने जीरो हैं कि वाकई नहीं गिन सकते। वो कहते हैं यार तुम्हें तो अब आके मालूम चला है कि ये सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स की गणना। कहता है भैया हमारे यहाँ तो 1 लाख साल पहले मालूम था कि जुपिटर की जो है अपना एक रेवोल्यूशन जो है वो 12 वर्ष में पूरी होती है। हमारे पूर्वजों को तो 1 लाख साल पहले। और फिर तुम हमें शिक्षा का ज्ञान दे रहे हो, तुम हमें पढ़ा रहे हो। तो सब ये जो हमारे अंदर हीनता का बोध, हमारे अंदर जो ये पैदा किया ना पिछले 150 सालों में, कि हम तो अनपढ़ उजड्ड कौम है, तब ये जो बोध है, ये जो नई शिक्षा नीति, इसको दूर करने जा रही है। हम अपने आने वाले 20 सालों में अपने बच्चों को ये बता पाएंगे कि नहीं 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 नहीं, हमारा बहुत गौरवशाली इतिहास है और हम तो बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, हम तो बहुत डेवलप्ड सोसाइटी हैं, हमारा साइंस, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा विज्ञान। अरे कहते तुम हमें पढ़ाओगे? कहते आयुर्वेद जो है डेड साइंस है। कहते सुश्रुत चरक और हमारे जो हैं, और कहते कि एक डॉक्टर प्रभा यादव है, टाटा मेमोरियल इंस्टीट्यूट की, वो प्लास्टिक सर्जन है और वर्ल्ड की नंबर 2 उनका रिकॉर्ड है नंबर ऑफ प्लास्टिक सर्जरीज में, वर्ल्ड में उनका दूसरा स्थान है। उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा है जिसमें पूरा हेड ट्रांसप्लांट करने का, इट इज अ रिसर्च पेपर, कोई वो सत्यनारायण की कथा नहीं लिखी कही है उन्होंने कहीं किसी पार्टी में बैठ के, उन्होंने रिसर्च पेपर लिखा है कि पूरा का पूरा हेड ट्रांसप्लांट, और उसमें फिर राइनोप्लास्टी का जिक्र करती हैं। फिर उसमें वो गणेश जी की, कि गणेश जी का सिर रिप्लेस किया गया था और सूंड वाला जो है राइनोप्लास्टी। कहते तुमको तो बेटा राइनोप्लास्टी अब पढ़ाई जा रही है ना। कहते हमारे यहां तो पूरा रिसर्च है भैया इसकी। उसके बाद एक और उन्होंने मुझे बताया, मैं आपको बताऊं कि हाँ, एक डॉक्टर रॉबर्ट किंग है, उन्होंने राइनोप्लास्टी पे जब रिसर्च की है तो उसमें बकायदा उन्होंने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है गणेशा, और गणेश जी के हेड ट्रांसप्लांट की पे उन्होंने रिसर्च पेपर लिखा है।
डॉक्टर रॉबर्ट किंग। फिर तुम हमें ये पढ़ाते हो कि आयुर्वेद इज द डेड साइंस। कहते जब तुम खरगोश मार के खाते थे ना, जब तुम्हारे यहां सभ्यता नाम की चीज नहीं थी, तब हमारे पूर्वज जो है सर्जरीज करते थे, और जो उनके जो सर्जिकल इंप्लीमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, आज भी वही यूज हो रहे हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ। तब हमारे बच्चे को ये पता ही नहीं, हमारी पीढ़ी को ये बात पता ही नहीं है, हमारी पीढ़ी को ये बात पता ही नहीं है कि मेरे पूर्वज एक इतनी बड़ी गौरवशाली परंपरा का मैं वाहक हूं, मैं फलाने की संतान हूं। वो अपने आप को 18 वो बंगाल के दुर्भिक्ष की संतान माने बैठा है। तो नई एजुकेशन पॉलिसी आपके अंदर गौरव का वो बोध भरने का काम करेगी। एक बार यदि आपने अगले 20 सालों में कल्पना कीजिए कि आपका बच्चा एक तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के साथ, वो एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ पढ़ाई कर रहा है। रोट लर्निंग उसने छोड़ दी, जैसा कि हमारे देश की हमेशा से परंपरा रही, उस पर वापस लौट गया आपका देश। रोट लर्निंग बंद हो गई, एग्जाम परंपरा बंद हो गई, वो सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च वाली सोच के साथ पढ़ाई कर रहा है, और उसको यह बता दिया गया कि तुम तो राम की संतान हो, तुम शिव का अंश हो। तो सब फिर इन सभी समस्याओं को हल, जब आपके पास जो नई पीढ़ी है, जो नई फोर्स अगले 20 सालों में जो नया हिंदुस्तान आ रहा है, जब वो इस तरीके से तैयार होकर आएगा, तो फिर समस्याएं कितनी रह जाती हैं आप बताइए भाई। इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, साइंस, रिसर्च, ये वो सब तो गवर्नमेंट अच्छा कर ही रही है। सिर्फ दो सबसे बड़े रिफॉर्म्स थे जिनकी जरूरत थी, एक आपका एजुकेशन में, दूसरा जुडिशरी में, तीसरा थोड़े बहुत हेल्थ सर्विसेज। आप बताइए और क्या समस्या है? जुडिशरी इस टर्म में वो उस पर भी काम चल रहा है, ये जो आप पूरा देखना, बस एक मिनट। तो सब बात यह है ना कि इसमें अब आपका रोल क्या है? आपका रोल यह है कि आप क्या करेंगे। इनफैक्ट भारत को कुछ करने से जो पीढ़ी रोक रही है ना, ये आगे, ज्यादातर आगे वाली पीढ़ी, अरे रहने दो, तुम रहने दो, तुमसे हाउ कैन यू डू इट, नो नो यू कैन नॉट डू इट, हाउ कुड यू डू इट, नो 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 यू कैन नॉट डू इट। तो सबसे बड़ा एग्जांपल तो हम है ना, मैं हूं ना आपके सामने खड़ा। बहुत आसान है सर, करके तो देखिए। बाबा रामदेव हमेशा एक बात कहते होते हैं कि यार मनुष्य का इतना कितने भाग्यशाली है हम, हमको इतने लाख योनियों में से एक मनुष्य का जीवन मिला। क्या सिर्फ एक अदद बीवी और 2 बच्चों की सेवा में सारी जिंदगी निकाल देंगे? सिर्फ एक पत्नी और 2 बच्चे, उसी के लिए सारी जिंदगी झूठ बोलते हो, चोरी चकारी करते हो, हैं? कौन सा ऐसा कुकर्म है जो नहीं करते सिर्फ एक बीवी और 2 बच्चों के लिए? अरे यार पूरा देश है, पूरा समाज पड़ा है, घर से निकलो तो सही। अपने आश्रम में, मेरा आश्रम बन रहा है, और मैं वहां पे वानप्रस्थियों के लिए कुटिया बना रहा हूँ, और मिट्टी का पूरा घर बना रहा हूँ। आई थिंक 1 महीने में तैयार हो जाएगा। पहली कुटिया हमारे, अभी भी एक कुटिया है, 2-4। आप एक काम कीजिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि जितने भी लोग 50 से ऊपर जा रहे हैं, मैं नहीं कहता कि आप वानप्रस्थी हो जाइए और भगवा पहन लीजिए। इन्हीं कपड़ों में 1 हफ्ते के लिए छुट्टियां मनाने हमारे आश्रम में आइए। तोफैल भाई गए थे, और आप देखिए तो सही कितने मजे का जीवन है, और आप वहां बैठ के समाज के लिए क्या, आपका क्या योगदान रहेगा। ये यहां से मात्र 1.5-2 घंटे की दूरी पे, मथुरा से थोड़ा सा आगे फतेहाबाद पड़ता है। सॉरी, ये जो आगरा एक्सप्रेसवे से जब आप लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चढ़ेंगे तो वहां से 25 किलोमीटर पे पड़ता है फतेहाबाद, एक कस्बा है। उस एग्जिट से नीचे उतरिए, यमुना के किनारे पारोली सिकरवार
आश्रम है, वहां पे हम स्पेशली, मैं वानप्रस्थियों के लिए कुटिया बना रहा हूं कि मेरे जैसा अगर कोई और आदमी, अरे भैया मत आओ वानप्रस्थ में, मत आओ, छुट्टी मनाने के लिए अपने परिवार के साथ एक हफ्ता आइए। तो बात यह है कि जो आने वाला भारत है उसमें आपका क्या योगदान रहेगा। भैया नाखून कटा के शहीद होने वाली जो हमारे ना, कि हमने नाखून कटा लिया अब हमारा बस शहीदों में नाम लिखो, ऐसे काम नहीं चलता यार। यू हैव टू डू योर ओन। अपने हिस्से का काम आपको करना है, मुझे करना है। आप अपने हिस्से का काम करिए, देश अपना काम कर लेगा। समय की कमी है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेना चाहता था मैं। हम लोग गौ रक्षा पे भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, और मेरी गौ रक्षा बाकी फेसबुक या गौ रक्षा से बहुत अलग होती है, तो उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।